नाउ चैप्टर नंबर 1, सोशियो रिलीजियस अवेकनिंग। ठीक है, सोशियो मीन्स सोशल, रिलीजियस मीन्स रिलेटेड टू रिलीजियन, एंड अवेकनिंग मतलब कि जागना, सोकर जागना नहीं, जागरूकता आना। ओके, खुद के मेंटालिटी को या थिंकिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाना। कौन से फील्ड के अंदर? खास करके सोशल और रिलीजियस फील्ड के अंदर, कि हम कुएं के मेंढक बन के ना रह जाए। कुएं के बाहर भी इतनी बड़ी दुनिया है, तो उस दुनिया को हम समझने की कोशिश करें। सिमिलरली समाज के अंदर जो भी चीजें होती है, ओके, या जो भी एक ऑर्डर या सिस्टम होता है, वो ऐसा क्यों है, ये समझने की कोशिश हमें करनी चाहिए। ये हमारी ड्यूटी है। ठीक है। In the 19th century, India was trapped in the net of various evils. के 19th century के अंदर इंडिया जो है वो काफी सारे इविल्स में फंसा हुआ था। फॉर एग्जाम्पल सुपरस्टिशन है, अंधश्रद्धा या अंधविश्वास। ठीक है, डाउट्स है, इग्नोरेंस है, इविल सोशल कस्टम्स, कास्ट सिस्टम एटसेट्रा। The condition of woman was worst in this narrow and narrow-minded society. Okay. और ये जो नैरो माइंडेड सोसाइटी जो थी, उसमें वुमेन की कंडीशन कुछ ज्यादा ही खराब थी। इवन टुडे, आज भी भारत के अलग अलग हिस्से में अगर हम गिने, तो वुमेन्स की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है। ठीक है, आपको शायद ये आपके आजू बाजू में नहीं दिखेगा, बट इफ यू जस्ट कंसिडर फ्यू ऑफ द स्टेट्स, तो वहां पर वुमेन की कंडीशन काफी हद तक खराब है। कंडीशन खराब है इन द सेंस कि उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। वेरियस इविल कस्टम्स वेर वाइड स्प्रेड इन अवर सोसाइटी। ओके, काफी सारे इविल कस्टम्स थे हमारे सोसाइटी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल दूध पीती फॉर गर्ल चाइल्ड। हाँ, उन दिनों में दूध पीती कर देते थे। वो दिनों में पेट के अंदर ये जानना पॉसिबल नहीं था कि लड़का है या लड़की है। पैदा होने के बाद पता चले कि लड़की है, तो दूध के अंदर डुबाकर उनको मार दिया जाता था। ओके, गर्ल्स को, तो दैट इज दूध पीती। आजकल मॉडर्न पेरेंट्स पेट के अंदर ही पता लगा लेते हैं कि भाई लड़का है या लड़की है। और अगर लड़की होती है तो उनको लड़की नहीं चाहिए हुई होती है, तो पेट के अंदर ही मार देते हैं पैदा होने से पहले। जिसको यूजुअली साइंटिफिक टर्म में एबॉर्शन बोलते हैं। ठीक है, ये वर्ड शायद आपने सुना हो। तो दूध पीती का खाली एक तरीका बदला है। दूध के अंदर डुबा कर मारते थे, अभी पेट के अंदर मार देते हैं। तरीका बदला है, बाकी अभी भी लोगों की सोच, सारे लोगों की सोच वैसी है, ये बोलना गलत होगा। बट कुछ कुछ लोग अभी भी इन सब सिस्टम्स को मानते हैं। फिर दूसरा था सती सिस्टम, मतलब कि कोई हस्बैंड गुजर जाए तो हस्बैंड की चिता के ऊपर औरत को भी बिठाकर उसको भी जला दिया जाता था, जबरदस्ती। ठीक है, वो सती सिस्टम थी। राइट नाउ इट इज प्रोहिबिटेड, कंप्लीटली स्टॉप्ड। तो ये एक अच्छी बात है। डिनायल ऑफ विडो रीमैरिज। हाँ, विधवाओं को वापस से शादी नहीं करने दिया जाता था। नाउ सी अंडरस्टैंड वन थिंग, 60 साल या 70 साल की उम्र में कोई विधवा हो जाए ना, फिर अगर शादी करने ना दिया जाए तो समझ में भी आता है। ओके, बट उन दिनों में आपको भी पता है कि बहुत ही यंग एज में शादी हो जाती है। और लड़की 12-13 साल 14 साल की उम्र में शादी हो जाती है, लड़का 15-17 साल का होता है। मान लो 4-5 साल के अंदर लड़के को कोई बीमारी हुई, मर गया वो। अभी लड़की 20 साल की ही है, तो 20 साल की उम्र कोई उम्र नहीं होती विधवा होने के लिए। बट उन लड़कियों को भी फिर से रीमैरिज नहीं करने दिया जाता था। ओके, दैट वाज द डिनायल ऑफ विडो रीमैरिजेस। तो ये सारे सोशल इविल्स थे। ड्यू टू वेस्टर्न एजुकेशन, न्यू अवेकनिंग बिगेन इन 19th सेंचुरी टू रिमूव द इविल कस्टम्स फ्रॉम द सोसाइटी। ये यहां पर ये जो लाइन लिखी है ना, वो एकदम बकवास और एकदम गलत लाइन है। भले ही आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा है कि भाई वेस्टर्न एजुकेशन के कारण नया अवेकनिंग आया। ठीक है, यहां पर ये लोग फेंक रहे हैं ये। ठीक है, कोई वेस्टर्न एजुकेशन के कारण नया अवेकनिंग नहीं आया। इंडिया वाज ऑलरेडी अवेकन्ड। ठीक है, वेस्टर्न लोगों ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है भारत के लोगों को एक्सप्लॉइट करने में। भारत के अंदर अवेकनिंग आने का एक ही रीजन है कि भारत के अंदर काफी सारे सोशल रिफॉर्मर्स थे। समाज के अंदर काफी सारे इंडियन लोग थे, ओके, जो पूरे इंग्लैंड को मिलाकर भी ज्यादा होशियार थे उनसे। तो वो लोगों ने भारत के अंदर ये सारे रिलीजियस अवेकनिंग लाए एंड सोशल अवेकनिंग लाए। ठीक है,
तो ये लाइन गलती से भी अपने दिमाग के अंदर मत छपने देना कि भाई वेस्टर्न एजुकेशन के कारण भारत के लोगों में जागरूकता फैली। नहीं, वेस्टर्न एजुकेशन भारत के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए था, बेवकूफ रखने के लिए था। ठीक है, इंग्लैंड को भारत से बस खाली चपरासी चाहिए थे, उनको कोई पढ़े लिखे होनहार होशियार लोग नहीं चाहिए थे। इसलिए वो पढ़ाते ही इतना थे कि हम खाली पढ़ लिख सके उनकी लैंग्वेज, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, सो दिस एंटायर लाइन इज अ गार्बेज। ठीक है, कि भाई वेस्टर्न एजुकेशन इट इज जस्ट गार्बेज। रेवोल्यूशन स्टार्टेड फॉर सोशल एंड रिलीजियस इंप्रूवमेंट, और सोशल और रिलीजियस इंप्रूवमेंट के लिए भारत के अंदर रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। राजा राम मोहन रॉय वॉज द फर्स्ट अमंग द रिफॉर्मर्स। और जैसा कि मैंने बोला कि काफी सारे रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने भारत की सोसाइटी को रिफॉर्म करना, मतलब कि सोसाइटी के अंदर बदलाव लाना। ओके, तो भारत के फर्स्ट अमंग द रिफॉर्मर्स, काफी सारे रिफॉर्मर्स थे, बट शुरुआत करने वाले अगर पहले बंदे का अगर हम नाम ले तो वो राजा राम मोहन रॉय थे। ठीक है, Raja Ram Mohan Roy was born in the year 1772 in Hooghly district of Bengal in Radhanagar village in Brahmin family. Raja Ram Mohan Roy got married in his early childhood. Okay, early childhood में ही उनकी शादी हो गई। His brother's wife became Sati on her husband's death. उनके जो भाई थे उनकी वाइफ सती हो गई उनके हस्बैंड की डेथ पर। This incident influenced Raja Ram Mohan Roy deeply. अब घर के अंदर ही ऐसे दुखद घटना घट गई, ये इंसिडेंट के कारण उनको काफी दुख हुआ। ठीक है, ऑब्वियसली एक ही घर में रहते होंगे, दोनों भाई है तो। ओके, अब इनके बड़े भाई की जो वाइफ थी तो उनकी भाभी हुई, तो घर के अंदर यूजुअली देवर और भाभी का भी काफी अच्छा बॉन्डिंग होता है, उनको जला दिया गया जिंदा। और तब तो ये काफी छोटे थे, तो उनके दिमाग के ऊपर काफी असर पड़ा होगा इसके कारण। He started many reforms and protested strongly against child marriage. उन्होंने काफी सारे रिफॉर्म्स स्टार्ट किए और चाइल्ड मैरिज का विरोध किया, कास्टिज्म का विरोध किया, दूध पीती फॉर गर्ल चाइल्ड का विरोध किया। ये काफी सारे ऐसे गलत सुलट चीजें जो हो रही थी उनका विरोध इन्होंने चालू किया। He started the Bengali newspaper namely संवाद कौमुदी in the year 1821. इन्होंने एक न्यूज़पेपर भी निकाला बंगाली लैंग्वेज में, संवाद कौमुदी 1821 में। एंड ऑल्सो मिरात उल अकबर इन पर्शियन इन ईयर 1821, और दूसरा अखबार भी निकाला मिरात उल अकबर पर्शियन भाषा में 1821 में। ब्राह्मो समाज वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1828, और 1828 के अंदर ब्राह्मो समाज एस्टेब्लिश हुआ। एंड राजा राम मोहन रॉय एस्टेब्लिश्ड हिंदू कॉलेज इन कोलकाता, और इन्होंने कोलकाता के अंदर हिंदू कॉलेज को एस्टेब्लिश किया। ठीक है, he recommended many changes to British government like press independence. Okay, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को काफी बदलाव रेकमेंड किए कि भाई इंडिपेंडेंस ऑफ प्रेस, कि मीडिया जो चाहे वो छाप सके। बट ऑब्वियसली ब्रिटिश गवर्नमेंट ये परमिशन देने वाली नहीं थी, क्योंकि अगर जो चाहे वो छाप सके तो अंग्रेज काफी कुछ गलत कर रहे थे भारत के अंदर, उनका एक अच्छा चिट्ठा खुल जाएगा लोगों के सामने। फ्रीडम ऑफ स्पीच, वुमन राइट्स, इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस टू कीप जुडिशरी अवे फ्रॉम रिफॉर्म्स एटसेट्रा, ये सारी चीजों के बारे में इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को लिखा कि भाई ये बदलाव की जरूरत है। राजा राम मोहन रॉय स्टार्टेड मूवमेंट अगेंस्ट सती सिस्टम, कि उन्होंने सती सिस्टम के अगेंस्ट में मूवमेंट चालू किया। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट द ब्रिटिश गवर्नर विलियम बेंटिक फ्रेम्ड ए लॉ पुटिंग ए बैन ऑन सती प्रथा, और इसी के कारण विलियम बेंटिक ने कानून बनाया जो सती प्रथा के विरोध में था। ओके, तो ये शायद गलती से एक अच्छा काम हो गया किसी ब्रिटिशर्स द्वारा भारत के लिए, या भारत की महिला के लिए खास के लिए। ठीक है, विधवा स्त्रियों के लिए। दिस लॉ वाज फ्रेम्ड इन द ईयर 1829 एडी, कि ये लॉ कब बना 1829 में। सो इट कैन बी सेड राजा राम मोहन रॉय लेड द फाउंडेशन ऑफ न्यू अवेकनिंग विद रिगार्ड टू इनिशिएटिंग सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल रेवोल्यूशन। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि राजा राम मोहन रॉय जो है, ठीक है, वो एक टाइप का अवेकनिंग लाए, फिर वो सोशल हो, रिलीजियस हो, या फिर पॉलिटिकल रेवोल्यूशन के थ्रू हो। एंड द एम्परर ऑफ दिल्ली सेंट राजा राम मोहन रॉय टू इंग्लैंड इन द ईयर 1830 एडी इन रिगार्ड टू हिज केस ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, और दिल्ली के जो राजा थे उन्होंने राजा राम मोहन रॉय को इंग्लैंड भेजा 1830 में। इनका कुछ राइट टू प्रॉपर्टी का केस होगा दिल्ली के राजा का, तो वो मामले में बातचीत करने के लिए। 1831 में राजा राम मोहन रॉय स्टार्टेड मूवमेंट अगेंस्ट सती सिस्टम, कि उन्होंने काफी सारे रिफॉर्म्स स्टार्ट किए और 1831 में इन्होंने राजा राम मोहन रॉय को इंग्लैंड भेजा 1830 में।
He died in Bristol in the year 1833 AD. तो ब्रिस्टल के अंदर इनकी मौत हुई 1833 में. तो ब्रिस्टल इज अ सिटी इन इंग्लैंड. ब्राह्मो समाज played a vital role by contributing towards the changing the viewpoint of Hindu समाज. ओके, और ब्राह्मो समाज ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. ओके, हिंदू समाज का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने के लिए. ब्राह्मो समाज tried to abolish the rigid and superstitious religious belief prevalent. और ब्राह्मो समाज ने ये जो रिजिड या सुपरस्टिशियस, ओके, ढोंग वाले जो रिलीजियस बिलीफ थे, रिलीजियस बिलीफ होने ही चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है, बट जो ढोंग वाले हैं, बिना किसी लॉजिकल रीजनिंग के जो रिलीजियस बिलीफ है, वैसे बिल्कुल नहीं होने चाहिए. ठीक है. ह्यूमन बीइंग यूजुअली दो चीजों के अंदर अंधा विश्वास करते हैं. एक तो गलत सुलट रिलीजियस बिलीफ में, दूसरा गलत सुलट साइंटिफिक बिलीफ्स में. काफी सारे साइंटिफिक बिलीफ्स भी अंधे ही होते हैं. हाँ, लोगों को ऐसा लगता है अगर साइंस ने बोला होगा तो सही ही होगा, बट नहीं, साइंस भी कई बार गलत होता है. रिमेंबर, ठीक है, क्योंकि दैट इज नॉट प्रूवन. वो खाली एक गलत सा आइडिया है जो ऐसे ही मार्केट में फैलता रहता है. एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं आपको साइंस के अंदर ब्लाइंड फेथ का. ठीक है, या साइंटिफिक फैक्ट जो गलत है उसमें यूजुअली लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ठंड के कारण सर्दी होती है. अरे ठंड के कारण सर्दी नहीं होती, सर्दी वायरस के कारण होती है. अगर ठंड के कारण सर्दी होती तो हिमालय में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सबको आजीवन सर्दी होती, क्योंकि वहां पर कौन सी ठंड जाने वाली है. ठीक है. या फिर पोलर रीजन्स में जो रहते हैं, एकदम बर्फीले वातावरण में जो लोग रहते हैं, खास करके रशिया के अंदर, उन लोगों को तो लाइफ टाइम सर्दी हो जाती होगी. बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता. तो दैट इज अ मिथ कि भाई ठंडी के कारण सर्दी हो जाती है या खांसी हो जाती है. सर्दी खांसी होने का कारण माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है. ठीक है. बट फिर भी साइंस के बारे में ये जो गलत चीज है वो लोगों के दिमाग में प्रेवलेंट है. उसी तरह रिलीजियन के बारे में भी काफी सारी ऐसी चीजें होती है. मैं कोई पर्टिकुलर रिलीजियन का नाम नहीं लूंगा, सारे रिलीजियन में होता है. ठीक है. तो पहले तो ये जानना पड़ता है कि भाई क्या वो चीज सही है. ओके, इसका पॉइंट ऑफ व्यू है और ऐसा क्यों है, और अगर गलत पॉइंट ऑफ व्यू है तो फिर उसको मानने की जरूरत नहीं है. बट अगर सही कारणों से कोई प्रथा है तो उसको सुपरस्टिशियस बिलीफ मत गिनना. ओके, वो बहुत ही काम की बिलीफ है, इतना याद रखना. ठीक है. दयानंद सरस्वती. Dayanand Saraswati was born in Brahmin family, Tankara village near मोरबी इन सौराष्ट्र. ठीक है, टंकारा विलेज मोरबी के पास सौराष्ट्र में. एंड इन हिज अर्ली चाइल्डहुड ही अंडरस्टूड द यूजलेसनेस ऑफ आइडल वर्शिप एंड रिलीजियस रिचुअल्स. अब देखो यहां पर इनकी आइडियोलॉजी थोड़ी अलग थी. यूजलेसनेस ऑफ आइडल वर्शिप. देखो, दुनिया के अंदर काफी सारे ऐसे लोग हैं जो आइडल वर्शिप को मानते हैं. आइडल वर्शिप मतलब कि मूर्ति पूजा, खास करके हिंदू धर्म इसमें बहुत ही आगे बढ़कर है. दूसरे भी काफी सारे रिलीजन है जो मूर्ति पूजा को मानते हैं. कुछ रिलीजन ऐसे हैं जो मूर्ति पूजा को नहीं मानते. ठीक है. अब ये एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है. मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो, बट यू कैन नॉट से दैट दैट इज यूजलेस. इनको भले ही लगता है कि ये यूजलेसनेस है, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है. ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू को किसी और के ऊपर थोप नहीं सकते, और ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि भाई दयानंद सरस्वती जी ने जो बोला वो सही है. ठीक है. अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भाई उनके हिसाब से नहीं आइडल वर्शिप बरोबर है तो ठीक है, ना करें. बट दूसरे लोगों को बोलना कि भाई आइडल वर्शिप बरोबर नहीं है, इट इज नन ऑफ हिज मैटर. ठीक है, क्योंकि इसमें किसी का नुकसान नहीं है. मूर्ति की अगर पूजा कर लोगे तो कोई आपके ऊपर कोई ऐसा आसमान नहीं टूट पड़ेगा ऐसे. ठीक है. तो he thought that idol worship and religious rituals were useless. तो in search of truth he sacrificed his family. ठीक है, तो सच की तलाश में फैमिली को सैक्रिफाइस किया, मतलब कि ये सन्यासी हो गए. He studied and practiced yoga by roaming around the world for 15 years. उन्होंने योग को स्टडी किया, प्रैक्टिस किया, पूरी दुनिया में घूमे 15 सालों तक. And he became sannyasi, saint, and studied about Hinduism and its philosophy from Swami Virjanand in मद्रा. क्या लिखा है वो, कोई बात नहीं. ओके, स्वामी विरजानंद जी से, मथुरा, सॉरी. ओके, स्वामी विरजानंद से इन्होंने हिंदुइज्म की फिलोसॉफी के बारे में पढ़ा इन मथुरा. ओके, ये पर्टिकुलर पोर्शन जो है ना, यही ऐसा छपा है, बाकी सब बरोबर है. स्वामी दयानंद सरस्वती मेड एन अटेम्प्ट टू अचीव
National unity by constructing classless and casteless society from religious, social and national point of view. और इन्होंने एक नेशनल सोसाइटी बनाने की कोशिश की, which is classless and casteless. Class is dependent on rich and poor, and caste ये अलग अलग ज्ञातियों या जातियों के बारे में, ठीक है। तो इन सब चीजों के ऊपर उठकर लोगों को यूनाइट करने की कोशिश की। He got a deep insight about Indian culture and religious through Vedas. इन्होंने वेद पढ़े तो इंडियन कल्चर और रिलीजियन के बारे में बहुत ही डीप इंसाइट मिला। He preached to people to move back to Veda. ओके, और लोगों को भी ये प्रीच करते थे कि भाई वेद की तरफ बढ़िए, वेद का अभ्यास करिए। He wrote a book entitled सत्यार्थ प्रकाश। इन्होंने बुक लिखी है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। He made people aware that there are no written evidences about idol worship. ठीक है, लोगों को जागरूक किया कि भाई आइडल वर्शिप के बारे में कोई रिटर्न एविडेंस नहीं है, ठीक है। तो यहां पर दयानंद सरस्वती जी ने शायद लोगों को बताया हो या ना बताया हो, बट यहां पर यह स्टेटमेंट मुझे गलत लग रहा है। काफी सारे ऐसे धर्म ग्रंथ है जिनके अंदर ऐसा क्लियरली दिखाया गया है कि महान लोगों ने, महान राजाओं ने भी मूर्ति पूजा की थी, ठीक है। तो यहां पर ये जो है वो हजम होने वाली बात नहीं है कि कोई एविडेंस नहीं है आइडल वर्शिप का। रिलीजियस रिचुअल्स, ठीक है, रिलीजियस रिचुअल्स भी होते रहते हैं। रिलीजियस रिचुअल्स आर इंपॉर्टेंट बाय द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमी, रिमेंबर। ओके, ये सामाजिक व्यवस्थाओं को चलाने के लिए है। okay? फिर चाइल्ड मैरिज ने, सती प्रथा ने, अनटचेबिलिटी, हाँ इन सब चीजों का जिक्र नहीं है। ओके, चाइल्ड मैरिजेस हो या फिर सती प्रथा हो या फिर अनटचेबिलिटी हो, ओके, कि कुछ लोगों को छूना नहीं चाहिए, ऐसे समथिंग लाइक दैट, तो इन सब चीजों का जिक्र बिल्कुल नहीं है। He preached the fact that there is only one God. हाँ, सब मानते हैं कि there is only one Almighty. His medium of instruction during preaching was Hindi. और जब ये preach करते थे, ओके, लोगों के सामने अपनी बात रखते थे, वो हिंदी भाषा थी। And as a result of it, his thoughts could reach out to maximum people in the country throughout. और ये भाषा का उपयोग करने के कारण ज्यादा से ज्यादा लोग इनके प्रवचनों को सुन सकते थे, समझ सकते थे। दयानंद सरस्वती एस्टैब्लिश्ड आर्य समाज के 1875 में, एंड आर्य समाज स्प्रेड इन स्टेट्स ऑफ लाहौर, पंजाब, यूपी, राजस्थान एंड गुजरात के इन्होंने आर्य समाज बनाया। और ये जो आर्य समाज जो था वो लाहौर, पंजाब, यूपी, राजस्थान और गुजरात ये सारे के सारे स्टेट्स के अंदर काफी फैला, ठीक है। कंसिक्वेंटली सोशल चेंज अकर्ड स्पीडीली। और ये जो सोसाइटी के अंदर जो बदलाव आ रहे थे वो बहुत ही ज्यादा तेजी से हो रहा था। एंड आर्य समाज स्टार्टेड a movement to bring back those people to Hinduism, especially those who had changed their religion. और आर्य समाज ने एक मूवमेंट चालू किया लोगों को वापस से हिंदुइज्म की तरह कन्वर्ट करने का। जो लोगों ने रिलीजन को चेंज कर दिया था उनको वापस से इंस्पायर करके हिंदुइज्म की तरफ लाना। Thus, for the first time, doors were left open for Hindus to come back to their own religion. तो पहली बार ऐसा हुआ कि हिंदुओं को भी ये मौका मिल गया कि अगर उन्होंने अपना रिलीजन चेंज किया है तो वापस से अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। And after the death of Swami Dayanand Saraswati, the activities of these organizations were continued as it is by leaders like Lala Hansraj, Pandit Gurudutt, Lala Lajpat Rai. ठीक है, दयानंद सरस्वती जी के बाद भी इनकी एक्टिविटीज चालू रही ऑर्गेनाइजेशंस की। ओके, फॉर एग्जांपल लीडर्स थे लाला हंसराज थे, पंडित गुरुदत्त थे, लाला लजपत राय थे। इन द ईयर 1902 कांगड़ी गुरुकुल वाज एस्टैब्लिश्ड नियर हरिद्वार। क्या 1902 में कांगड़ी गुरुकुल को एस्टैब्लिश किया जो हरिद्वार के नजदीक है। ऑल्सो आर्य कार्य स्कूल वाज स्टार्टेड इन वडोदरा गुजरात। हाँ, आर्य कार्य स्कूल के वो वडोदरा के अंदर चालू की गुजरात में। एंड इन दिस स्कूल एजुकेशन वाज इम्पार्टेड रिगार्डिंग डिसिप्लिन, लेबर, टॉलरेंस, पेशेंस एंड कैरेक्टर। ये स्कूल के अंदर ये 5 चीजों के ऊपर खास ध्यान रखा जाता था, डिसिप्लिन, लेबर, टॉलरेंस, पेशेंस एंड कैरेक्टर, ठीक है, ताकि एक जो बंदा है वो परफेक्ट सिटीजन बने इस कंट्री का। ओके, एनी क्वेश्चन? Ramakrishna Paramhans. Ramakrishna Paramhans was the beacon of Indian culture.
ओके, रामकृष्ण परमहंस जो है वो इंडियन कल्चर के बीकन थे. He was also a reformer and a saint who had sought the truth of all religions. कि वो रिफॉर्मर भी थे, एक संत थे जिन्होंने सारे के सारे धर्मों की सच्चाई जानी हुई थी. एंड ही वॉज बोर्न इन कमरपुक्र विलेज ऑफ हुगली डिस्ट्रिक्ट इन बंगाल. के इनका भी जन्म कमरपुक्र, हुगली, बंगाल में. फ्रॉम चाइल्डहुड ही हैड एम्पल इंटरेस्ट इन रिलीजियस एक्टिविटीज. और बचपन से ही इनको रिलीजियस एक्टिविटीज में बहुत ही ज्यादा मन लगा रहता था. He was a priest in Kali temple of Dakshineshwar near Kolkata. कोलकाता के पास दक्षिणेश्वर में काली टेम्पल है. ओके, काली माँ का मंदिर है, वहां पर ये प्रिस्ट थे. ठीक है. Many people were drawn towards him due to his preachings on sacred characters and devotions toward knowledge. और काफी सारे लोग, ठीक है, आजकल की भाषा में हम बोलते हैं ना फैन है, तो इनके भी काफी सारे फॉलोअर्स थे. ठीक है, क्योंकि इनके प्रीचिंग्स जो होती थी सैक्रेड कैरेक्टर्स के ऊपर, इनकी जो भक्ति थी वही लोगों को काफी आकर्षित करती थी इनकी तरफ. He tried to attain God in various forms. कि अलग अलग फॉर्म में गॉड को अटेन करने की कोशिश की. Many religious reformers like Keshav Chandra Sen and Dayanand Saraswati and others had obtained guidance from him. और जो दूसरे रिलीजियस रिफॉर्मर्स जो थे, केशव चंद्र सेन थे, दयानंद सरस्वती जी थे, ठीक है, इन्होंने इनका गाइडेंस लिया था. The people who had come under the clutch of Western influence could redevelop their faith in culture and religion because of the preaching of Ramakrishna Paramahansa. जो लोग वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के अंदर आकर बेवकूफ बन चुके थे, इनके गाइडेंस के अंदर आकर वापस से उनका भारतीय कल्चर, भारतीय रिलीजियन के प्रति फेथ जागा. ठीक है, इनके प्रीचिंग सुनकर या फिर इनके संपर्क में आकर उनके अंदर भी एक एहसास हुआ कि वो जो रास्ता चुन लिया है गलती से उन्होंने, ठीक है, वो एकदम से गलत रास्ता, और उस रास्ते पर जाकर उनका कोई फायदा नहीं है. यस अंश? सर ये तो सर विवेकानंद के सर टीचर थे ना? यस. ओके, स्वामी विवेकानंद जी के ये टीचर थे. ठीक है, स्वामी विवेकानंद. अब इनके बारे में तो आपको सुना ही होगा, इनको कोई ऐसे इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, काफी सारे फोटोग्राफ्स या हो सकता है कोई ऐसे लिखा हो इनके ऊपर. A Bengali graduate named Narendranath Dutt came into contact with Ramakrishna Paramahansa. है ना, बंगाली ग्रेजुएट है, नरेंद्रनाथ दत्त नाम है इनका. ओके, वो रामकृष्ण परमहंस के कांटेक्ट में आए. एंड रामकृष्ण सेटिस्फाइड हिज थर्स्ट फॉर नॉलेज. और इनकी जो नॉलेज की जो थर्स्ट थी, कि रामकृष्ण परमहंस जी ने वो सेटिस्फाई की. Narendra became a disciple of Ramakrishna and became a saint, acquiring the name Swami Vivekananda. है ना, नरेंद्र जो थे वो रामकृष्ण के डिसाइपल, डिसाइपल मतलब कि स्टूडेंट बने. एंड ही बिकेम अ सेंट. और इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया स्वामी विवेकानंद. बाकी इनका ओरिजिनल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, बट आज पूरी दुनिया इन्हें स्वामी विवेकानंद के नाम से जानती है. एंड ही डिड इंटेंसिव स्टडी अबाउट इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसॉफी. एंड वेरी इंटेंसिव स्टडी इज डन बाय हिम ऑन इंडियन एज वेल एज वेस्टर्न फिलोसॉफी. ओके, और इनकी जो मेमोरी थी ना, इट वाज अ फोटोजेनिक मेमोरी. फोटोजेनिक मेमोरी मतलब कि एक बार ये कोई चीज पढ़ ले या देख ले, उनके दिमाग के अंदर छप जाती थी, वो कभी भूलते नहीं थे. ऐसी शार्प मेमोरी थी स्वामी विवेकानंद जी की. स्वामी विवेकानंद एडवाइज्ड पीपल टू सर्व पुअर एंड लुक फॉर गॉड इन नीडी पीपल. ये क्या प्रीच करते थे कि भाई गरीब लोगों की मदद करो, और जो जरूरतमंद लोग हैं उनको ऐसे लोगों के नजरिए से मत देखो, ऐसा देखो कि उनके अंदर भी भगवान बसते हैं, तो आप उस भगवान की मदद कर रहे हो, उस नजरिए से मदद करो. He created in Indian youngsters the pride for our past and awareness for a bright future. है ना, भारत के यंगस्टर्स के अंदर हमारे पास्ट के लिए प्राइड क्रिएट किया, और भारत के ब्राइट फ्यूचर के लिए भी यहाँ के यूथ को उन्होंने काफी इंस्पायर किया. He was present at International World Conference for Religions in Chicago in United States in the year 1893. कि वो इंटरनेशनल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में थे. ओके, कौन सा कॉन्फ्रेंस था ये? रिलीजियंस का वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस था शिकागो के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स में 1893. And with his influential speech he had provided understanding about philosophy and Indian culture. और अपनी influential speech के थ्रू उन्होंने भारत की फिलोसॉफी और इंडियन कल्चर के बारे में लोगों को काफी अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड की. He propagated Indian culture by touring various countries. और भारत के कल्चर को इन्होंने फैलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी. अलग अलग कंट्रीज को ट्रैवल करते थे, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, इजिप्ट, चाइना, जापान एटसेट्रा. He praised Indian culture, was a staunch nationalist. ओके, उन्होंने इंडियन कल्चर को काफी प्रेज किया,
और काफी स्टॉन्च नेशनलिस्ट थे। नेशनलिस्ट मतलब कि राष्ट्रवादी थे, राष्ट्रभक्त थे। He gave the greatest slogan to Indians: arise, awake and stop not till the goal is achieved। है ना, उठो, जागो और ध्येय प्राप्ति तक रुको मत। जब तक आपको आपका लक्ष्य नहीं मिल जाता तब तक आपको रुकने की जरूरत नहीं है, कि ये इनका स्लोगन था। Swami Vivekananda established Ramakrishna Mission Mutt in Belur in the year 1897 in the name of his guru। ओके, इन्होंने एक मठ भी बनाया रामकृष्ण मिशन मठ बेलर के अंदर 1897 में। This mission adopted the ideals of service to man through various works। ओके, ये मिशन में क्या था? सर्विस टू मैन, जरूरतमंद लोगों की मदद करना अलग अलग कार्यों के थ्रू। द मिशन इंप्लीमेंटेड द स्लोगन सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। और ये स्लोगन था कि अगर आप किसी इंसान की सर्विस करते हो, ठीक है, उनकी सेवा करते हो, तो मतलब कि आप भगवान की सेवा कर रहे हो। ऐसे बाय गेनिंग मोटिवेशन फ्रॉम द लाइफ ऑफ रामकृष्ण परमहंस। और इनका पूरा का पूरा इंस्पिरेशन कौन था? स्वामी विवेकानंद जी का रामकृष्ण परमहंस थे। दिस मिशन ओपन्ड वेरियस स्कूल नेशंस वाइड फॉर imparting एजुकेशन एंड सर्विस was granted to people by opening hospitals। ठीक है, ये मिशन के तहत इन्होंने काफी सारी स्कूल्स खोली ताकि लोगों को एजुकेट किया जा सके, बच्चों को। एंड मैनी हॉस्पिटल्स वर ऑल्सो ओपन्ड बाय देम, ताकि लोगों की सेवा या मदद की जाए। इवन नाउ द ब्रांचेस ऑफ दिस मिशन आर फंक्शनल इन इंडिया एंड अब्रॉड। और आज भी भारत के अंदर और विदेश में भी ये जो रामकृष्ण मिशन मठ जो है, इनके ब्रांचेस एक्टिव है और अभी भी काम कर रहे हैं। लोगों की मदद करने में ये कोई बस कसर बाकी छोड़ते नहीं है। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? Reform movements in Muslim society. In early 19th century, social and religious awakening was initiated in Muslim society under the leadership of people like Shariatullah from Bengal and Sayyid Ahmad Khan from Rai Bareli, Uttar Pradesh। ओके, 19th सेंचुरी के अंदर अगर हम मुस्लिम सोसाइटी की बात करें तो उसमें भी सोशल और रिलीजियस अवेकनिंग किसके लीडरशिप में चालू हुई? तो बंगाल में शरीयतुल्लाह थे और राय बरेली उत्तर प्रदेश में सैयद अहमद खान। They were motivated by the preachings of religious leader Shah Wali Allah from Delhi। ओके, ये लोग किन से मोटिवेटेड थे? तो एक रिलीजियस लीडर थे इनके मुस्लिम्स के, शाह वली अल्लाह, दिल्ली से। They believed that the Britishers could establish their rule in our country as Islamic religion was becoming influenced। ठीक है, उनका मानना ये था कि ब्रिटिशर्स जो है वो जैसे जैसे अपना रूल भारत के अंदर एस्टैब्लिश कर रहे हैं तो हमारे रिलीजन के ऊपर भी काफी खतरा मंडरा रहा है। So they started Wahhabi movement in order to strengthen the Islamic religion and culture and also to make it more sacred and pure। तो उन्होंने वहाबी मूवमेंट चालू किया ताकि इस्लामिक रिलीजन को ज्यादा से ज्यादा मजबूत, इसके कल्चर को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाया जा सके। ठीक है, और उसको ज्यादा से ज्यादा सैक्रेड एंड प्योर किया जा सके, पायस और पवित्र बनाया जा सके। ठीक है, in spite of the Wahhabi movement, certain Muslims were influenced by Western culture and thus English education became widespread। वहाबी मूवमेंट होने के बावजूद कुछ मुस्लिम्स जो थे वो वेस्टर्न कल्चर से काफी इन्फ्लुएंस्ड थे। That's why English education became widespread and due to the orthodox natures of ulemas, Muslims remained deprived of English education and social gains। Okay? और कुछ उलमास जो थे, उलमास मतलब कि मुस्लिम्स के अंदर एक सेक्ट, उनके ऑर्थोडॉक्स नेचर के कारण मुस्लिम्स जो थे उनको सोशल इंग्लिश एजुकेशन नहीं मिला। तो इसीलिए इंग्लिश एजुकेशन के कारण वो टाइम पर जो फायदे होते थे अंग्रेजों के ऑफिस में वो इन लोगों को नहीं मिल पाए। दैट इज व्हाई द एजुकेशन ऑफ मुस्लिम्स एंड राइज ऑफ मिडिल क्लास वाज नॉट सेटिस्फैक्टरी। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई इंग्लिश एजुकेशन इनको मिलता तो ही ये राइज कर पाते। ओके, बट इनके जो लीडर्स थे कुछ, खास करके ये उलमा सेक्ट के, उन्होंने ही उनके लोगों को कभी समझदारी भरी बातें सीखने नहीं दी। ठीक है, ताकि वो इनके बहलावे फुसलावे में आ सके। ओके, वरना लोग तो भोले भाले से होते हैं। ओके, लीडर्स का ये काम होता है कि वो लोगों को सही डायरेक्शन में ले जाए, लोगों के डेवलपमेंट या फिर उनके प्रोग्रेस के बारे में सोचे, बट उलेमाज में उनके लीडर्स ने नहीं सोचा। सर सैयद अहमद खान वॉज बोर्न इन उमराव फैमिली। ठीक है, सैयद अहमद खान का जो जन्म था उमराव फैमिली में था। And during the revolt of 1857, he was serving the East India Company as employee and had remained loyal towards the company। और 1857 के रिवोल्ट के दौरान वो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे
और वो कंपनी के लॉयल रहे. ओके. And after his retirement in 1869, he went to England and was influenced by Western broad-mindedness. 1869 में वो इंग्लैंड गए और वहां के वो ब्रॉड माइंडेडनेस से काफी इन्फ्लुएंस हुए. He pleaded to his people to adopt English education and change the orthodox attitude and step out of their backwardness. उन्होंने लोगों को प्लीड किया कि इंग्लिश एजुकेशन एक्सेप्ट करो. देखो, लोगों को ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड से अगर बाहर निकालना है तो फिर एजुकेशन का सिस्टम चेंज करने की जरूरत नहीं होती, अपनी भाषा में भी वो किया जा सकता है. ठीक है. बट यहां पर एक गलत मैसेज गया कि भाई इंग्लिश एजुकेशन के थ्रू ही ऑर्थोडॉक्स बिहेवियर से बाहर आया जा सकता है, तो दैट इज अ रॉन्ग थिंग. ठीक है. खुद की भाषा में भी ऑर्थोडॉक्स बिहेवियर से हम बाहर निकल सकते हैं. ही स्टार्टेड अ मैगजीन नेमली तहजीब उल अखलाक इन 1870. कि इन्होंने मैगजीन बनाई तहजीब उल अखलाक 1870 में. He established Aligarh Muslim College in 1875, which is known today as Aligarh Muslim University. और 1875 में उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज बनाई और आज इसका नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. He translated the books of literature and science in Urdu language and made Muslims familiar with the Western knowledge. ठीक है. उन्होंने लिटरेचर और साइंस को उर्दू लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया और मुस्लिम्स को वेस्टर्न नॉलेज से फैमिलियर किया. ठीक है. He opposed the veil system, means बुर्खा प्रथा, and child marriage and favored education for girls and widow remarriage. हाँ, उन्होंने बुर्खा सिस्टम को अपोज किया, चाइल्ड मैरिज को विरोध किया एंड एजुकेशन फॉर गर्ल्स और विडो रीमैरिज को इन्होंने प्रमोट करने की कोशिश की. ओके. जितना हो सके उतना.